उसमें जब बच्चे वो चैट करते हैं ना, चैट में फिर बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। इसमें जब सुनाई तो पड़ रहा है उनको ठीक, हाँ सुनाई पड़ रहा है, और जब वो बात करते हैं तब उन्हें अच्छा लगता है कि यार हाँ, तब वो एक वो हो जाता है ना, अलाइव कम्युनिकेशन जो है वो एकदम जीवंत जिसे कहते हैं बन जाता है, बातचीत जैसा हो जाता है। यहाँ डिस्प्ले पर क्यों नहीं आ रहा है, समझ नहीं। हाँ भाई अब चलो सही, अब जुड़ जाएंगे। हाँ लाइव चल रहा है बेटा, एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो। कटानी से फोन आ गया। चालू हो गया? चालू हो गया सर। यस। तो राठी जी, मैं ये मानता हूँ कि जो बालक गांव में बैठा हुआ है, जिसको कोई कहीं भी गाइडेंस नहीं मिल रहा है, जिसको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे अपनी शुरुआत कर सकता है? मतलब क्या ऐसी आवश्यकता है आपको लगता है कि? डॉक्टर साहब, मैं मुख्यतः देखता हूँ कि गांव के बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति को ठीक करना चाहिए, अपनी भाषा को लेकर उनको सतर्क रहना चाहिए। गांव के बच्चों में प्राय देखने में आता है कि चाहे अभिव्यक्ति जैसे वो, चाहे तो लिखने के हर विषय में आप लिखेंगे, चाहे तो वो इतिहास है, चाहे तो वो हिंदी साहित्य है, चाहे तो वो राजनीति शास्त्र है, विषय कोई भी लिखना पड़ेगा, आपको अपनी अभिव्यक्ति को ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी, बोलने में उनको अपनी अभिव्यक्ति को अच्छा करना चाहिए, सुधार करना चाहिए अपनी अभिव्यक्ति को। गांव में ही होता है कि गांव का बच्चा बड़ा संकोची होता है, बोलने में वो ठीक से किसी जगह पे, किसी प्लेटफॉर्म पे वो ठीक से बोल नहीं पाता है, तो उसको दोनों अभिव्यक्तियों को ठीक करना चाहिए। एक, वो अच्छी तरह से लिखना, और दो, बोलना, दोनों अभिव्यक्तियों को अपना ठीक करे। इसके लिए वो भाषा को ठीक करे। राठी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। मैंने देखा है, जैसे मैं एज ए SDM कई जगह रहा, 7-8 जगह, तो जब मैं इंस्पेक्शन करने जाता था स्कूलों में, कॉलेजेस में, वहाँ देखता था जी, और बच्चों को टेस्ट करता था जी, तो आप ताज्जुब करेंगे कि जो बच्चे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं, सीनियर में पढ़ रहे हैं जी, और फर्स्ट डिवीजन है, जिनकी 70% आ गई, 75% आ गई, 80 भी आ गई, हाँ हाँ, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा ये 5 शब्द लिख दो हिंदी के, हाँ हाँ, बहुत सिंपल साधारण जो वो डेली देखते हैं, पढ़ते हैं, तो लिख ही नहीं पाते। जैसे श्रीमती, वो ये संकोच, ऐसा नहीं उनको पता होता है, नहीं होता पता। अच्छा, उनको ढंग से उसका पता ही नहीं होता, क्योंकि उनकी जिज्ञासा इतनी हो नहीं पाई कि भाई कौन सी चीज शुद्ध है, कौन सी अशुद्ध है, पढ़ें, देखें, सोचें, समझें, उसको ग्रास्प करें। जी जी, हाँ, टीचर इतना प्रोएक्टिव नहीं है, हाँ, अध्यापक सरकारी विद्यालयों में इतने प्रोएक्टिव नहीं है। उनको क्या लेना देना, सरकारी नौकरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, अधिकांश ऐसे होते हैं, हालांकि सब ऐसे नहीं होते। कुछ अध्यापक प्रोएक्टिव होते हैं जो आगे बढ़कर के उन बच्चों को ग्रूम करते हैं जी। और इंग्लिश की तो हालत ही बिल्कुल खराब है। हाँ, ये बिल्कुल स्थिति। मैं दावा करता हूँ कि विद्यार्थियों से आप 4 लाइनें हिंदी की लिखवा दो, 2 लाइन अंग्रेजी की लिखवा दो जी, शुद्ध लिखने वाले आपको बामुश्किल को 1% भी नहीं मिलेंगे। तो ये स्थिति ठीक नहीं है ना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। गांव का ये अभिव्यक्ति का माध्यम चाहे लिखित है चाहे मौखिक है, दोनों में सुधार होना चाहिए। बिल्कुल। अल्टीमेटली आप जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, हाँ बेटा बताओ। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णिमा भारद्वाज है। अरे वाह बेटा, बताओ। मैं राजकीय कला महाविद्यालय में अध्ययन कर रही हूँ और मैं कोटा से हूँ। वाह वाह पूर्णिमा, बहुत बढ़िया। सर, मेरे कॉलेज में एक मैम है, सीमा चौहान मैम, वो आपकी पेज की। अरे वाह वाह, डॉक्टर सीमा चौहान, द ग्रेट। हाँ सर, सीमा मैम के बारे में बताया था कि आप उन्हीं के साथ थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीमा मैडम हमारे बैच में थी, वो RPS थी, राजस्थान पुलिस सर्विसेज, DYSP बनती, और लेकिन वो उनकी अपनी परिस्थितियां थी और वो वापस कॉलेज में प्रोफेसर बन करके वापस लौट गए प्रशासनिक सेवा से। कोई बात नहीं है, सी इज क्वाइट गुड, कमेंडेबल, सैल्यूट जहाँ भी वो है। कोटा देख रही है तो कोटा कला विद्यालय में वो सर मैम ही जो है वो प्रभारी है इसकी। मैम नोडल प्रभारी है, इट्स मैटर ऑफ प्लेजर एंड एक पहले इंडिया की प्रभारी भी बनी है। अरे वाह वाह, गुड। तो बेटा पूर्णिमा, आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। आप बहुत अच्छे, यू आर इन द एबल गाइडेंस ओवर हियर, ओवर देयर, आप वहाँ बहुत अच्छा आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और सीमा मैडम तो खुद चूंकि सफल रही हैं, सक्सेसफुल रही हैं, और वो छोड़ के आ गई, और एक सफल प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और सफल प्रोफेसर के साथ आपका वहाँ संवाद हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब बताइए आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं RS के लिए
पाती हूँ। वेरी गुड। तो मुझे इसलिए एनसीईआरटी से मैं शुरुआत करूँ या मैं किसी कोचिंग के ऑनलाइन संस्था से ये प्रारंभ करूँ? बहुत अच्छा प्रश्न बेटा, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे यहाँ पर सैकड़ों बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो सब इससे लाभान्वित होंगे, मैं जो बताऊंगा आपको। बेटा पहली बात तो आपको पूरा मार्गदर्शन सीमा मैम वहाँ बहुत अच्छे से देंगी, और बहुत उनका मन भी होता है, उनकी ये रुचि है, उनकी हॉबी है कि बच्चों को कैसे वो गाइड करें अलग अलग स्टेजेज पर, कैसे जहाँ उनको जो दिक्कत आती है वो उसको सॉल्व करती हैं, और बहुत ही सोशल कॉज बहुत अच्छा है उनका, रिमार्केबल। आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो राजस्थान बोर्ड है उसकी किताबें बहुत अच्छी हैं। तो राजस्थान बोर्ड की 6ठी कक्षा से लेके और 12वीं तक की जो पुस्तकें हैं उसमें राजस्थान अध्ययन की 4 किताबें हैं जो चलती हैं 9th-10th में, उनको आप जरूर पढ़ें। उसके अलावा और भी जो सामान्य ज्ञान और विषयों की, इतिहास की है, अर्थशास्त्र की है, दूसरी जो पुस्तकें हैं उन सबको आपको पढ़ना है। पहले आपको ऐसा लगता है कि कुछ पुस्तकें राजस्थान जो बोर्ड है उसमें नहीं है और एनसीईआरटी में है, वैसे हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है राजस्थान बोर्ड भी, पूरा सिलेबस ले लिया। हाँ। राजस्थान कुछ हो सकता है राजस्थान की ये जो राजस्थान अध्ययन है इसको छोड़ करके जो और विषयों का जो सिलेबस है वो तो एनसीईआरटी से, राजस्थान अध्ययन का भिन्न है। बहुत बढ़िया, क्योंकि राठी साहब जो है वो पाठ्य पुस्तक मंडल से और एसआईआरटी जो उदयपुर में है उससे सबसे जुड़े हुए हैं, और हिंदी ग्रंथ अकादमी के तो एडिटर हैं। तो बेटा उन पुस्तकों का आप अच्छे से अध्ययन कर लें। आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वाली ले लें, हिंदी मीडियम है हिंदी वाली अवेलेबल है, और वो तो नेट में भी अवेलेबल है, आप उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, और हार्ड कॉपी में भी सब विद्यालयों में अवेलेबल है। आपको कई जगह तो निःशुल्क भी मिल जाएंगी और सशुल्क भी मिल जाएंगी। उसको बेस बनाओ आप, आपके टॉपिक का जो जो पार्ट है उसको उस किताबों में देखो, मैच करो, टिक करो और उसको पढ़ो, और उसमें से जो क्वेश्चन पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करो आप। ये आपका तरीका, यहां से आपको स्टार्टिंग करनी है। तो मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे जब जाएंगे तो सिलेबस का पूरा जो पार्ट है, कंप्लीट जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा आसानी से कवर हो पाएगा, डेफिनेटली। और सर आपको राइटिंग स्किल, बेटा आपकी आवाज फिर कट गई है। जी सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो राइटिंग स्किल होती है हिंदी मीडियम वाले बच्चे से और कैसे डेवलप करें? बहुत ये इसी की चर्चा हम कर रहे थे कि राइटिंग स्किल की। मैं आपको एक सूत्र देता हूं आज ही, और आप उसको आज से ही शुरू करते हैं। और जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग में कभी भी सुने, तो वो एक मंत्र है, उसको मैं भी अक्षर से पालना उसकी नहीं कर पाया था, लेकिन आज के बच्चे कर सकते हैं। मेरी परिस्थिति अलग थी, मेरा परिवार था, मेरे बच्चे थे। आपको घर वाले पूरी सुविधाएं देते हैं आजकल कि पढ़िए 15 घंटे 20 घंटे। आप प्रतिदिन एक नियम बना लें कि जब आप शाम को सोएंगे, सोने से 1 घंटे पहले, मान लीजिए 10 बजे आपका सोने का समय होता है, 11 बजे समय सोने का होता है, तो उससे 1 घंटे पहले आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, आपने इतिहास पढ़ा है, मान लीजिए आधुनिक राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम पढ़ा है जी, या आपने कल्चर पढ़ी है, या आपने सोशियोलॉजी का कोई पार्ट पढ़ा है, संस्कृति सभ्यता पढ़ी है, या आपने अखबार पढ़ा है बड़े अच्छे से। अखबार में मान लीजिए आपने हिंदू पढ़ा है, हिंदू में आपने देखा कि इंडिया की जीडीपी जो है आने वाले वर्षों में 2030 तक विश्व की अग्रणी जीडीपी हो जाएगी, पहले दूसरे देशों में आ जाएगा। अभी भी 5वें नंबर पर है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है जो है वो जापान को पीछे छोड़ते हुए हम लोग 5वें नंबर पर हैं आज। ये 2030 में, ये अखबार में मैंने पढ़ा लेख। मान लीजिए मैं दूसरा एक लेख पढ़ रहा हूँ अखबार में, मैं कोरोना वायरस के बारे में पढ़ रहा हूँ। BF7 जो सब वेरिएंट है कोरोना का, BF7 आया है, इसके बारे में मान लीजिए मैंने पढ़ लिया। कुछ भी पढ़ा आपने पूरे दिन में, जिसके बारे में आपको लगता है कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया है, मुझे इसकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो गई, यानी अवधारणात्मक स्पष्टता हो गई, मैं इसको समझ गई या समझ गया, राइट। उसके बाद उसको और भी पढ़ना है आपको, तो और देख लो आप फिर आराम से 10 मिनट 20 मिनट, और फिर आपको पन्ना और पेन आप ले लीजिए। कोई आप डायरी मेंटेन कर लो, कोई रजिस्टर मेंटेन कर लो। बेटर तो ये कि आप एक रजिस्टर अलग ले लो या डायरी ले लो, क्योंकि वो पन्ने इधर उधर बिखर जाते हैं। और उस टॉपिक के बारे में और भी आपको कुछ पढ़ना है तो दोबारा से फिर पढ़ लो, और उस टॉपिक को आप हेडिंग को लिखो। मान लीजिए कोरोना का सब वेरिएंट BF7, ये लिख लिया आपने, या भारत की जीडीपी की आज की ताजा स्थिति, या राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, जयपुर का प्रजामंडल आंदोलन, ये आपने पढ़ा।
या सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, ये आपने पढ़ लिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो जो भी टॉपिक आपको वहां लिखना है वो दोबारा से पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। पढ़ के शांत चित्त से कलम और पेन आपके पास हो, आप सब किताबों को बंद कर दो और आप अपना लिखना शुरू करो। हेडिंग आपने डाल लिया, आप लिखना शुरू करो। आपको 1 पेज मिनिमम पूरा भरना है, सिंपल 1 पेज भरना है पूरा अच्छे से, जैसे परीक्षाओं में लिखना है मुझे टॉपिक, 1 पेज केवल भरना है। आप शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे आपको लगेगा 1 महीने 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने तो करत अभ्यास वाली बात है सर। आप एक ही पन्ना लिखो, दूसरा तीसरा लिखना ही मत। जैसे ही आप दूसरा तीसरा लिखेंगे वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। हर चीज जब आपको अच्छा परिणाम दे सकती है जब वो सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो, सतत हो, सदृढ़ हो, ठीक है, मतलब सस्टेनेबल हो। आप लिखो, आपको अपने आप ही लगेगा कि इस पर तो मैं 2 पन्ना लिख सकती हूं, इसमें तो मैं 3 पन्ना लिख सकती हूं, इस पर तो मैं 4 पन्ना लिख सकती हूं। वेरी गुड, 4 पन्ने लिखो और लिख के और आराम से सो जाओ। सोने से पहले एक टिप्स देता हूं, सोने से पहले वॉशरूम जाओ, हाथ मुंह पैर धोइए अच्छे से, मौसम के अनुकूल, सर्दियां गर्म पानी से, गर्मियां ठंडे पानी से धोइए, अच्छे से पहुंचिए और एकदम लाइट ऑफ करके अच्छा बिस्तर साफ करिए, आराम से सोइए और लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए, आराम से आपको नींद आएगी। ये तरीका है। ये आप अगर अपना लोगे और लगातार आपने अपना लिया तो मेरा दावा है 1 साल बाद आपके स्तर का कोई लेखक हो नहीं सकता। फिर हर विधा में आप लिख सकते हो क्योंकि आपने 365 पन्ने लिखे हैं। अभिव्यक्ति क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, मतलब वाइब्रेंट हो जाएगी। शब्दों को भी शुद्ध लिखने की एक प्रैक्टिस है। खाली लिखना ही लिखना नहीं है, उसको डिक्शनरी से उसको चेक करना है, खुद भी करो पहले, क्योंकि बिना देखे आपने लिख लिया। आपको जो भी संशय हो, शब्द शुद्ध लिखो, सेंटेंस की शुद्धता परखो, कंटेंट की शुद्धता परखो, और वो तारतम्य है कि नहीं है। आपने उसको निबंध के रूप में लिखा है, निबंध मतलब आपस में बंधा हुआ तारतम्य। किसी चीज को हम लिख रहे हैं तो पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी पुरानी चीज वहां से चली आई गई, फिर उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज क्या है, उसके क्या कारण है, कितने प्रकार हैं, क्या परिणाम है, क्या प्रभाव है, और आपके क्या सुझाव है, ये सब चीज उसमें आनी चाहिए। तो आपका निबंध भी हो गया, आपका जीके का प्रश्न का भी उत्तर हो गया, और ये सब हो गया। ये आप करके देखिए और किसी एक्सपर्ट से उसको चेक भी करवाइए। मैं यहां दावा कर रहा हूं आपको 100 दिन में, यानी 3 महीने 10 दिन बाद आप जब पुराना पहले दिन का, दूसरे दिन का, 5वें दिन का पन्ना निकालोगे 100 दिन बाद, तो आप चकित रह जाओगे। मैं पहले क्या लिखती थी, ये क्या है, और आज मैंने क्या लिखा है, कितना चेंज है। एंटायरली आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा लिखने का तरीका, हैंड राइटिंग, हर चीज। लेकिन आप बिल्कुल सीरियसली लिखोगे, जैसे परीक्षाओं में लिखना है ऐसे ही शुद्ध आराम से लिखोगे, तब ये संभव होगा। कैजुअली नहीं, लेटे लेटे चलो सर ने कह दिया तो लेटे लेटे मैं लिख लेती हूँ पैड पर, नो वे। गंभीरता से उसको करिए। तो पूर्णिमा, दिस इज द आर्ट ऑफ सक्सेस। जी सर। तो मैंने लिखा है, मैंने वर्षों तक लिखा है, लेकिन मैं लगातार नहीं लिख पाया। खूब लिखा है मैंने। नहीं सर, आपने बताया ना, तो मैं अब लिखना शुरू करूंगी और मैं साथ साथ मेरी बीवी को भी स्टार्ट करवाऊंगी, क्योंकि हम दोनों अभी बैठ के आपका ये शो देख रहे हैं, ये लाइव सेक्शन जिसमें आप हमें गाइड कर रहे हो। अरे वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अब मैं आपको एक और राज बता देता हूँ। मैंने करीब 40 किताबें लिखी हैं और अभी भी कुछ अच्छी किताबें चल रही हैं। आरएस के लिए सामाजिक मुद्दे हैं, आप भी बन सकते हैं आरएस टॉपर। आधुनिक अपराध शास्त्र, आपको खुशी होगी कि आधुनिक अपराध शास्त्र मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी को राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत नेशनल अवार्ड उसको मिला मिनिस्ट्री ऑफ होम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और भी किताबों को कुछ मिला। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है, टीएनसी एक्ट, जो भूमि के विवादों से संबंधित राजस्व न्यायालय जो एसडीएम सुनते हैं, एसडीओ जो कोर्ट में सुनते हैं, उनकी सबकी वो व्याख्या है। ऐसे मैंने लिखा है। उस सबका जो श्रेय जाता है, जो मैंने आपको टिप्स दिया है, उस सबका श्रेय इस राइटिंग स्किल को जाता है। जो मैंने लिखने की प्रैक्टिस की, ये भी मैं बहुत सुनता था, पढ़ता था। इंटरव्यूज जो टॉपर्स होते हैं, आईएएस टॉपर, जैसे गौरव अग्रवाल सर आईएएस टॉपर थे, आज से 10 साल पहले उन्होंने 2012-13 के बैच में आईएएस टॉप किया। उनके इंटरव्यू मैंने पढ़ा। और उससे पहले भी, बहुत पहले, 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले मैं इंटरव्यू पढ़ता था। लोगों की क्या खूबियां हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनको पढ़ता था। उसी के आधार पर मैंने किताब निकाली, आप भी बन सकते हैं आरएस टॉपर।
जो 35 आरएस टॉपर्स हैं जो अभी मौजूद हैं, उनको उनके इंटरव्यूज उसमें है, उनकी टेक्निक्स, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं वो सब है। तो वो उन्होंने बताया कि लिखने की प्रैक्टिस करो। तो लिखते लिखते किताबें लिख दी मैंने, बहुत सारी किताबें लिख दी। तो 40 से ज्यादा किताब तो पब्लिश हो चुकी है और 10 किताबें पाइपलाइन में चल रही है। चलिए बेटा, थैंक यू, बेस्ट विशेष। बेटा बाद में बात करेंगे फिर। जी, कंचन बाला बच्चियां बहुत आ रही हैं क्या? पुरुष कहाँ है? बच्चे लोग कहाँ हैं? बच्चे लोग क्या गिल्ली डंडा खेल रहे हैं? ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। बच्चियां, हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बच्चियों में ज्यादा जिज्ञासा है, बढ़ने की उनमें ज्यादा आकांक्षा है। और अब हो भी रहा है, हमारी परीक्षा में देख रहे हैं। हाँ, कंचन वाला बेटा बोलिए आप। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है बेटा, बहुत अच्छे से आ रही है। कितना अच्छा। आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते। प्रियंका भट्टे सर, वो मेरी मदर के नाम से आ रहा है कंचन बाला। वेरी गुड प्रियंका, बहुत अच्छा। मैंने क्वेश्चन की सर एक लिस्ट बना रखी है सर। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर अपना सिलेबस बड़ा होता है तो उसमें अपन को नया भी पढ़ना होता है, फिर पीछे का जो होता है वो अपन भूलते जाते हैं, तो अपन अपना रिवीजन कैसे उसके। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन बेटा। अब बताता हूँ आपको मैं, राठी जी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जो मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। अब वो प्रश्न यहाँ मैं बताना चाह रहा था, वो यहाँ आपको बताऊंगा। जो चीजें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंट स्टोर हो जाती हैं, उसकी फिगर मेमोरी बन जाती है, उसकी फिगर मेमोरी बन जाती है। वो दिमाग में एकदम सेट हो जाती है, जब भी हमको जरूरत पड़ती है तो रिकॉल हो जाती है। कैसे होती है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे बहुत सारी कविताएं आज भी मुझे याद है जो हमने 5वीं कक्षा में पढ़ी, 8वीं में पढ़ी। वो टेक्स्ट भी याद है। जैसे एक कविता थी, बोला उठकर मोटा मूसा, पकड़ पूंछ मारूंगा भूसा। ऐसे बहुत सारी कविताएं जो है वो अंत तक याद रहती हैं, बहुत दिनों तक। बिल्कुल वो ऐसे रहती हैं। हमारे 3 स्टेज होते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के, 3 स्टेज होते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के। हम जब शॉर्ट टर्म में कोई चीज पढ़ते हैं, कोई चीज, कोई शब्द हमने पढ़ा, कोई मोबाइल नंबर आपने किसी को दिया, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी की पहली स्टेज होती है, उसकी रेंज होती है 50 सेकंड से लेके, इवन कई बार तो 30 सेकंड से लेके 3 मिनट तक, 3 मिनट तक केवल। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। जो आपने कोई नंबर बताया, आपने कोई नाम बताया, तो आप जनरली उसको 1 मिनट में, 2 मिनट में भूल जाते हैं, याद नहीं रहेगा। अब आपको उस मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी की सेकंड स्टेज में एंटर कराना है। ठीक है, ये एक गुफा है, मेमोरी की गुफा है। ठीक है, तो कैसे आप उसको, किस तरह से लर्निंग आपको करनी है वो मैं बता रहा हूं। 3 मिनट के अंदर अंदर आपको उसको रिवीजन करना है, आपको दोहराना है उसको, चाहे नंबर है चाहे नाम है, समझ। तो आप जब 3 मिनट के अंदर उसको दोहरा लेंगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की सेकंड स्टेज में चला गया। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी की सेकंड स्टेज का क्या रेंज है? शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो सेकंड स्टेज है उसकी रेंज है 6 घंटे। 6 घंटे। स्कूल का टाइम आपका जनरली 6 घंटे का रहता है। तो आप अगर उसको दोहरा लोगे 6 घंटे के अंदर अंदर, दोबारा आपने 3 मिनट के अंदर दोहरा लिया, आप 6 घंटे के अंदर दोहरा लोगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की थर्ड स्टेज में एंटर कर जाएगा, स्थायी हो जाएगा थोड़ा, वो थर्ड स्टेज में एंटर कर जाएगा। उसकी रेंज होती है राठी जी 24 घंटे, थोड़ी स्थायी हो जाएगी मेमोरी। उसकी रेंज होती है 24 घंटे। तो 24 घंटे में के अंदर आपने 3 बार उसका रिवीजन कर लिया। अब ये हमारी जो शिक्षा पद्धति है, स्कूलिंग है, ये बहुत साइंटिफिक है। कैसे है? आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, टीचर पढ़ाता है, चीजों को दोहराता है, बार बार दोहराता है। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। ये बच्चों को रिपीट कराता है। क्यों कराता है? हर 1 मिनट में, 2 मिनट में, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की दूसरी स्टेज में लेना चाहता है उसको। फिर आपको होमवर्क स्कूल में पढ़ा दिया, स्कूल में फिर टीचर कहता है भाई क्या क्या पढ़ा, बताओ, खड़े होकर फिर बताते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी की सेकंड स्टेज की बात कर देता है 6 घंटे के अंदर अंदर। और फिर आपको होमवर्क मिलता है, राठी जी ने जो कहा, और 24 घंटे के अंदर आप उसको होमवर्क को करके और दोबारा रिप्रोड्यूस करते हैं। दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी की तीसरी स्टेज पार हो चुकी है, राइट? लेकिन अब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अब आ जाइए लॉन्ग टर्म मेमोरी की 3 स्टेज। लॉन्ग टर्म मेमोरी की पहली स्टेज होती है 1 महीने की, 1 महीने की, 1 वीक से 1 महीने की। तो जो आपने होमवर्क कर लिया उसका वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है कि नहीं होता है? फिर लॉन्ग टर्म
मेमोरी की सेकंड स्टेज होती है 3 महीने की, 3 महीने से 6 महीने की, 3 महीने से राठी जी 6 महीने के तक। बीच। हाँ। तो जनरली पहले छमाही टेस्ट होते थे, अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी, इसलिए होती थी जो आपने पढ़ा, क्लास में पढ़ा, फिर आपने दोहराया, फिर होमवर्क किया, फिर आपने मंथली टेस्ट दिया या वीकली टेस्ट दिया, फिर आप उसकी हाफ ईयरली दोगे, तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी की भी सेकंड स्टेज पार हो गई। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी की थर्ड स्टेज आती है। वो जो थर्ड स्टेज है वो उसकी रेंज होती है 1 साल, 9 महीने से 1 साल। तो जब फाइनल एग्जाम होता है वो जनरली 10 महीने में, 9 महीने में, 1 साल के बीच में होता है। तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी की थर्ड स्टेज में चला गया। लॉन्ग टर्म मेमोरी की थर्ड स्टेज में जाने की पूर्व शर्त यह है कि आपने उसको 5 बार पहले से दोहरा रखा हो। वो सब स्टेजेस टाइमली एक बार में किसी चीज को 20 बार आप दोहरा लो 2 मिनट के अंदर अंदर, कोई कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। उसमें समय का गैप होना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए, वो अंतराल होना चाहिए गैप। वही कि आप एक दिन करो, फिर वीकली करो, फिर लास्ट। और उसके बाद जो फिगर मेमोरी बनती है वो 1 साल के बाद उसको अगली 1 साल तक के बीच में उसको दोहराना होता है, तब वो परमानेंट आपकी मेमोरी में चला जाता है। ये स्टेज है। अब इसका मूल मंत्र क्या है, इसको कैसे मेंटेन करें, दिस इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। वो ये है कि आप एक दिन सप्ताह का फिक्स कर लीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी आपको सूट करता है। संडे जनरली सूट करता है, सबको छुट्टी होती है। संडे इज नॉट फन डे। संडे मे बी योर फन डे व्हेन यू रिसाइट, यू रिवाइज योर ऑल द टेक्स्ट यू हैव लर्नड अर्लियर इन द वीक। आपका संडे फंडे बन जाएगा जब आपने जो भी पढ़ा है, तो वो 6 दिन आपने पढ़ा है, 5 दिन पढ़ा है, उसको आप आराम से 5 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। नथिंग एल्स, 5 आवर्स ओनली। आप ये तय कर लो कि मैंने जो पढ़ा है उसको संडे में मैं रिवाइज करूंगी और कुछ नहीं करना है। उसके बाद नई चीज जो करना चाहते हो कर लीजिए। नेक्स्ट बात, महीने में एक दिन तय कर लो। बेटा इसको पूरा सुन लो। महीने में एक दिन फिर तय कर लो, 1 तारीख या 31 तारीख, फर्स्ट या लास्ट, वो एक दिन तय कर लो। और उस एक दिन में केवल रिवीजन करना है जो महीने में आपने पढ़ा है, उसका केवल रिवीजन करना है। राठी जी मैंने सही कहा? बिल्कुल। अब आप बताओ कि कैसे वो। हाँ बिल्कुल। तो यही प्रोसेस है किसी स्मृति को या यादगार को या किसी चीज को अब स्थायी रूप से याद करने की, यही बात है। ये स्टेट है कि कुछ पहले होती है, बार बार हम तो हमारी स्थायी मेमोरी में चली जाती है। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब एक बार बात याद की भी पूरे जीवन भी कोई चीज़ याद रहती है। बड़े ताज्जुब की बात है ये। हमने कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ी जो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ी और अब आप मेरी उम्र देखिए, मुझे अभी तक भी याद है। बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके हमें अर्थ भी नहीं पता, ऐसे संस्कृत की चीज़ें वो अभी तक हैं। तो ये एक आपने सही कहा कि ये मस्तिष्क का एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आप इसको डेवलप कर सकते हो एंड इट इज ए लर्न्ड प्रोसेस। बिल्कुल, ये बहुत कुछ इसमें, हाँ, ये इसको अधिगम कहते हैं हिंदी में। अधिगम का प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है। इट्स ए लर्निंग प्रोसेस। ये कोई जन्मजात नहीं है। कुछ चीजें जन्मजात होती हैं कम ज्यादा, लेकिन उन्हें विकसित किया जाता है। बिल्कुल, अभ्यास से आप विकसित करें उन्हें। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। ये बिने साइमन ने IQ दिया था, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, वर्षों पहले, 100 वर्ष पहले। और अब नया कॉन्सेप्ट आ गया EQ का। EQ, PQ, SQ, सोशल क्वोशिएंट, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, इमोशनल क्वोशिएंट एंड पेशेंस क्वोशिएंट। ये सब लोग जो है, जैसे डैनियल गोलमैन ने EQ दिया, तो गोलमैन ये कहते हैं कि एवरीथिंग कैन बी लर्न्ड, सीखा जा सकता है। और IQ से कुछ नहीं होता है। आपकी EQ अगर अच्छी है तो आप बहुत अच्छे से लोगों चीजों को तारतम्य बैठा सकते हैं और उनके साथ में उनका एसोसिएशन कर सकते हैं और लंबे समय तक याद कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ बेटा, दूसरा सवाल। अब बेटा दूसरा सवाल ब्रीफली फटाफट पूछ लो, जल्दी हम लोग स्विच करेंगे आगे। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन सर, एक तो इतनी सारी मल्टीपल एक्टिविटीज होती है सर, जैसे स्पोर्ट्स भी रहता है, देन उसके बाद में अपन को करिकुलर एक्टिविटी, डिबेट हो गई, एक्सटेम्पोर हो गई, ये सारी चीजें भी करते हैं। तो सर इन सबको मैनेज करते हुए हम अपनी जो रेगुलर स्टडीज है उनको कैसे मैनेज करें? बेटा आसानी से कर सकते हो। दिस इज द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये तो आपको समय प्रबंधन करना है। दिस इज द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये अच्छा है। मैं अभी एक किताब लिख रहा हूं जो धीरे धीरे चल रही है। मैंने बताया ना, मेरे को लिखने की आदत है।
तो सोने से पहले सुबह जागते को आइडिया आता है तो लिख लेता हूँ। मैं लिख रहा हूँ स्वस्थ, व्यस्त और मस्त। तो कैसे आप रह पाओगे? जब भी रह पाओगे जब आप टाइम मैनेजमेंट करोगे। तो मेरा भी कमजोर है टाइम मैनेजमेंट, लेकिन ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। तो टाइम तो सबके पास उतना ही होता है, कितना काम करता है। हमारे मोदी साहब के पास उतना है, हमारे गहलोत साहब के पास उतना है, सबके पास उतना ही, लेकिन वो कितना काम कर लेते हैं, कितना यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो, ये बात है। नेक्स्ट बेटा, थैंक यू, बेस्ट विशेज, गुड लक, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। राठौड़, आम सिंह राठौड़। हाँ आम सिंह राठौड़, सुन पा रहे हैं आप? आम सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? एक पहल इंडिया की आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। खुशी बैरवा, खुशी बैरवा, नेक्स्ट खुशी बैरवा, खुशी बेटा, बच्चियां बहुत हैं, बच्चियां बहुत हैं, बच्चियां मैक्सिमम देश का भविष्य है और सिंसियर होती हैं। जी दीपिका, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। दीपिका तेली, बहुत अच्छा स्वागत है आपका बेटा एक पहल इंडिया में, बहुत अच्छा। बताइए बेटा क्या पूछना चाहते हैं आप? नाथद्वारा गर्ल्स कॉलेज। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत। अलग अलग जिलों से बच्चियां। आवाज कुछ कट रही है बेटा आपकी। हाँ बेटा, ये कोचिंग की क्लासेस चलेंगी फ्री में। ये कोचिंग नहीं है, कोचिंग हो तो हम चाह रहे हैं कि कोचिंग का जो मकड़ जाल है उससे बच्चे कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे कैसे उनको घर बैठे हम फैसिलिटेट करें। ये अमित जो है वो ये कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहा है। और मुझे मतलब इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा भाई मेरे जो भी मेरे से हो सकता है, तन मन धन, उसके लिए मैं तैयार हूँ, तुम करो करो। हाँ बेटा बताओ। तो मैं क्वेश्चन ये कि हम कैसे डिसाइड करें कि हम आरएस की तैयारी कर रहे हैं या आरएस? ओहो हो, ये तो बहुत ही बेटा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म केवल आईएएस और आरएएस की तैयारी का नहीं है। ये प्लेटफॉर्म आपकी कंप्लीट कैरियर काउंसलिंग का भी है, कैरियर गाइडेंस का भी है, और आपको एक आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने का भी है। आप कैसे जीवन की कला आप सीख पाएं, कैसे समय प्रबंधन कर पाएं, और आप क्या अपने स्किल में डेवलप करना चाहते हैं जीवन में, और क्या कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे सफल होना चाहते हैं ओवरऑल बात, वो भी हम बताएंगे। तो बेटा ये आईएएस और आरएएस कोई बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें नहीं है। आपके दिमाग में एक सिविल सर्वेंट बनना है, एक आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप तैयारी शुरू कर दें। चूंकि आप राजस्थान के नाथद्वारा से हैं, राजसमंद से हैं, तो आपको पहले एक बार आरएएस की तैयारी शुरू करनी चाहिए। आपको उससे पता लगेगा कि मेरे क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं। मतलब एक स्वेट एनालिसिस होता है, उसमें आपका SWOT, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटी और आपके थ्रेट, ये सब शामिल होते हैं। आपको खुद करना होता है वो। तो आप देखिए अपने आप में कि आप में कितनी कुव्वत है, आप उस लायक हैं कि नहीं है। मतलब सिलेबस आप देखिए। तो जब आरएएस का आप देखेंगे तो आईएएस का उससे थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा माइक्रो है, थोड़ा डेप्थ है और थोड़ी गंभीरता है। जैसा मैंने आपको पहले अभी कह रहा था मैं राठी साहब को कि मैं स्कूलों में देखता हूं, जब जाता हूं इंस्पेक्शन करने, तो बच्चे 4 लाइन ही नहीं लिख पाते हिंदी की। मैं तो कह रहा हूं 1 लाइन नहीं लिख पाते हैं पूरी शुद्ध, लेजिबल, अच्छे स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि उस लेवल में वो नहीं है। तो आप सीधे ये सोचेंगे मैं तो आईएएस का दूं, तो बेटा उतनी पैर पसारिए जितनी लंबी सौर। आप अपनी जो एबिलिटी है, आपकी क्षमताएं हैं, आपकी कैपेसिटी है, उसके अनुसार आप काम करो। तो पहले आप एक बार आरएएस का देखो, आपको खुद को पता लग जाएगा। पिछले प्रश्न पत्र जो हैं पिछले वर्षों के, वो सॉल्व करो। आपको लगता है कि यस मैं एट पार हूं, तो आप बिल्कुल फिर आईएएस ही करो आप तैयार। आपकी आरएएस की तैयारी वेस्ट नहीं होगी, वो आपको मल्टीप्लाई करेगा। हाँ, लगभग वैसे ही उसी का विस्तार है, अगला सिलेबस। 1/3 राजस्थान का पार्ट आता है आरएएस में कुछ पेपर्स में, और फिर लैंग्वेज पे फोकस किया जाता है। तो बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप पढ़िए। मैं अभी नाथद्वारा गया था, राजसमंद मेरा टूर था ऑफिशियल।